नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो बिहार में हेल्थ सिस्टम है वो इतना खराब क्यों है और क्यों नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम लोग नीचे से सेकंड कर गए हैं, यानी कि स्थिति बहुत ही बुरी कंडीशन में है हेल्थ व्यवस्था हमारे बिहार में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो 7 शेड्यूल के सेकंड लिस्ट में अगर आप स्टेट लिस्ट को देखेंगे, उसके पॉइंट 6 में अगर आप जाएंगे तो पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज जो है वो राज्य सूची का विषय है और राज्य उस पर ज्यादा कानून बनाते हैं और सेंटर इस पे मदद करता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट क्या आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिहार जो है नीचे से टॉप कर रहा है। ये मेरा ये कर्सर जो जहां घूम रहा है, ये आप देखिए, बिहार जो है 32.11 नंबर लेकर के सबसे निचले स्थान पर बैठा हुआ है। ये देख रहे होंगे दोस्तों आप, जहां मेरी कर्सर है यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट इंडिया का जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें बिहार जो है ये नीचे से सेकंड स्थान पे है और 32 अंक लेकर के सबसे निचले पायदान पर पड़ा है, यानी कि नीचे से सेकंड स्थान पे है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जो ये हेल्थ इंडेक्स तैयार किया गया है वो 24 इंडिकेटर्स ग्राउंड्स पे ग्रुप में तैयार किए गए हैं। उसमें एक है हेल्थ आउटकम है, गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन है, उनकी इनपुट्स है। हम दोस्तों ये जानेंगे कि जो हेल्थ आउटकम है उसमें क्या है। इसमें दोस्तों आप जानेंगे कि इसमें जो IMR है, NMR है, U5 MR है, NFR है। अब ये दोस्तों ये क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूटल मोर्टेलिटी रेट और उसके बाद से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिसाइड रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर, ये सब में बिहार के ये जो कंडीशंस हैं उसमें इसको दर्शाया गया है। तो उसमें एक अलग ग्रुप में ये बताया गया है। एक ये हेल्थ का आउटकम हो गया, सेकंड हो गया गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ये होता है कि कौन सी स्कीम चलाई जा रही है हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए। तो उसमें आपको ये मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि जैसे हम लोग की जननी सुरक्षा योजना है, बहुत सारी ह्यूमनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है, वो उन सारी व्यवस्था का मॉनिटरिंग होता है। और की इनपुट्स पर इसमें राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एक्सरे है या नहीं है, ECG मशीन है या नहीं है, उन सारे चीज़ों को, मशीन्स को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि आंगनबाड़ी में जो सर्विसेज मिल रही हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। इन सारे का डेटा एक तैयार कर लिया जाता है और फिर एक नंबरिंग की जाती है। वही जो मैं आपको नंबरिंग बता रहा था दोस्तों कि बिहार को 32.11 नंबर मिला है, उसमें बिहार को नीचे से सेकंड स्थान मिला है। वही मैं इसी में केरला को जो है दोस्तों, आपको जान करके ताजुब होगा, केरला को 82 नंबर मिला है, यानी केरला सबसे टॉप पे है। एंड सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज तेलंगाना। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने इसमें 1 to 5 में अपना रैंकिंग रखा हुआ है। और इन सारे स्टेट से बिहार को सीखने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो भी राज्य जो है, खासकर हम तो बिहार के हैं तो हम अपने बिहार की बात करेंगे कि बिहार की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी गंदी है, उसको हम कैसे केरला के तर्ज पे, और केरला से सीखने की जरूरत है हम लोग को। वो मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों। बाकी और भी स्टेटों ने अच्छा किया है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हेल्थ इंडेक्स क्या करता है। ये हेल्थ इंडेक्स जो आया है, नीति आयोग ने लेकर के आई है, ये क्या करता है दोस्तों? ये परफॉर्मेंस को बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है स्टेट वाइज, पूरे भारत के स्टेट वाइज बताता है। यूनियन टेरिटरीज का परफॉर्मेंस बताता है कि हेल्थ में आपका क्या पोजीशन है और आप कितना बेहतर कर रहे हैं और आप कितने नीचे से टॉप कर रहे हैं, सब कुछ बताता है इसमें। दोस्तों, इसमें यह भी है, इसका निकालने का सरकार का एक बड़ा कदम माना जाएगा, इसलिए कि 2017 से ये रिपोर्ट लाना शुरू केंद्र सरकार ने किया है। उसमें आपको ये भी जानने को बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जिससे कि हम लोग बेहतर कर सके। और इसके साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज की स्टेट्स जो भी टॉप पे हैं उनसे छोटे राज्यों को सीखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ उस जो सस्टेनेबल गोल है, यानी कि सतत विकास दर जो है, उसे हमें कैसे प्राप्त करना होगा, हमें यह भी जानना होगा। दोस्तों, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अच्छा, हम लोग के भी पूरे भारत में एक डेटा का प्रॉब्लम है दोस्तों। डेटा का क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? कि डेटा जो हम लोग के होता है वो पब्लिक
ये जो होता है वो पब्लिकली होता है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई डेटा नहीं सरकार के पास रहता है, ना सरकार उस तरह का कोई इनलिस्टेड का कार्यक्रम चलाती है जिससे कि उसके डेटा को तैयार किया जा सके। दूसरा, अनवेरिफाइड होता है डेटा बिहार पूरे भारत का। क्यों दोस्तों, ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सुदूर एरियाज में, रिमोट एरियाज में हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते हम अपनी 100% जो है इसमें डेटा नहीं दे पाते हैं बेहतर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बिहार में एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों है, और क्या प्रॉब्लम है कि बिहार में जो हेल्थ केयर सिस्टम है इतना डल है। जैसे कि मैंने एजुकेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार का एजुकेशन भगवान भरोसे है, उसी तरीके से आप ये समझ जाएं कि बिहार का हेल्थ स्ट्रक्चर भी भगवान भरोसे ही है। मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां इंसान जो है, यहां जो लोग हैं वो इतने, मतलब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेताज हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इतने गर्त में लेके चले गए हैं कि ऊपर उठने में भी बहुत समय लगेगा। लोग जाते हैं हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी हैं उनको गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। आज मैं उसके पीछे का कारण आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या कारण है कि जो एक कर्मचारी जो है बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों मैं आपको कुछ कारण बताने जा रहा हूं कि बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है, क्या मूल कारण है जिनकी वजह से ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में आधारभूत संरचना में इतनी कमी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, और हमें इसे भी ठीक करना होगा। आपको परमानेंट एम्प्लॉइज यहां नहीं मिलेंगे। जो भी एम्प्लॉइज हैं दोस्तों NRHM के अंतर्गत है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक सरकार का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। तो वो कर्मचारियों की नियुक्ति जो है असमंजस की स्थिति में है। वो सोच रहे हैं कर्मचारी कि हम कल रहेंगे, कल नहीं भी रह सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जो NRHM के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करना होगा सरकार को। यहां भी सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सीट वैकेंट्स हैं। एक आदमी जो है 3 विभाग का काम संभाल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उसको अगर आप कभी यहां बक्सर सदर हॉस्पिटल में जाएं, जैसे कि आपको सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक आदमी जो आपका ड्रेसिंग कर रहा है, वो ड्रेसिंग करने के लिए नहीं बना है, वो किसी और काम के लिए है वहां पे। इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है कि लीजिए तब अपना काम कीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी 5 आदमी का काम कर रहा है। आप समझिए वर्कलोड एक आदमी पे इतना ज्यादा है कि आप कल्पना से परे है। और दूसरी बात, हमारे जो अभी हाल फिलहाल में हमारे बक्सर में देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने एक बेड दिया था, बेड पे पूरा ब्रांडिंग किया गया है कि सौजन्य मुन्ना तिवारी के सौजन्य से, और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि उसमें उसका खराब है, वो उसका जो साइकिल्स होती हैं जिस पे बेड को स्ट्रेचर का चलता है वो खराब है। तो ये इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि हेल्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा एकदम डल है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि एक आदमी 3 विभागों का काम कैसे कर रहा है। जॉब प्रोफाइल उसका कुछ और है, काम और किसी और का कर रहा है। मान लीजिए उसका काम है, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो अभी सरकार का कोविड का कार्यक्रम चल रहा है। कोविड में एक भी लोगों की नियुक्ति नहीं हुई हेल्थ सिस्टम में किसी की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो वही कर्मचारी जो हेल्थ में काम कर रहा है, आप समझिए कि वह कोविड का भी काम कर रहा है, वो टीबी का भी काम कर रहा है, वो कुष्ठ रोग में भी काम कर रहा है, कुष्ठ विभाग में भी काम कर रहा है, टीबी विभाग में भी काम कर रहा है, इम्यूनाइजेशन विभाग में भी काम। तो मतलब एक आदमी 7 तरीके का 7 डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। तो कैसे ये रोबस्ट होगी? क्यों नहीं सॉरी कैसे नहीं ये व्यवस्था कभी लगती है आपको सही होगी? ये व्यवस्था सही नहीं होगी जब तक, देखिए कि मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, राजनीति करना आसान है हेल्थ सिस्टम पे, लेकिन रूट्स पे जाकर के काम करना बहुत टिपिकल काम है। और जब तक आप बिहार में रूट्स पे काम नहीं करेंगे, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो या पॉवर्टी हो, किसी में रूट्स में जाकर के आपको काम करना होगा, उसके अंदर जाना होगा, जड़ों पे वार करना होगा, तब जाकर समस्याओं का निदान होगा। वरना तो ऐसे आपकी राजनीति चमकती रहेगी हेल्थ के सिस्टम पे। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहां पे राजनीति करते रहते हैं हेल्थ के लाभ पे। मैं क्या कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जड़ों में कैसे परिवर्तन होगा, उसकी आधारभूत संरचनाओं में कैसे परिवर्तन होगा, बात इसमें होनी चाहिए दोस्तों। बात ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा सा काम किया और हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, उसके जड़ों पे वार करना है। मैं तीसरी चीज आपको मैं बता रहा था दोस्तों कि कोविड को लेकर के, कि कोविड में किसी भी लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, और एक जो आदमी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और पहले से वो 3 विभाग में पड़ा हुआ है, काम कर रहा है। तो अब बताइए कि सरकार का प्रोजेक्ट है कि 2025 में टीबी मुक्त भारत कर देना है।
ट्यूबरक्लोसिस मुक्त कर देना। अब बताइए कि 2025 में टीबी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रोग्राम चल रहा है और पूरा आपने सुना भी होगा कि 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा भारत। लेकिन कैसे होगा? ऐसे होगा जहां रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, यहां ऐसे होगा जैसे वर्कलोड लोगों पे है। ये सोचने का विषय है दोस्तों, और इसे ठीक और रबस्त करने की बात होनी चाहिए थी। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं, बिहार में टेक्निकल स्टाफ्स की बहुत बड़ी कमी है, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी लैब टेक्नीशियंस की कमी है, लेबोरेटरियंस की कमी है, बिहार में नर्सिंग स्टाफ की कमी है, बिहार में मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं, जितने भी मोड के होते हैं, उन सब की कमी है और उसका रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे जो उनका एक सबसे बड़ा बात मैं आप सभी को बताता हूं कि यहाँ पे ऐसे भी कर्मचारी हैं जो सरकार के परमानेंट एम्प्लॉई हैं हेल्थ विभाग के, तो उनको 80,000 रुपये सॉरी, उनको उसी काम का 80,000 रुपया मिलता है, और उसी काम का एक एनआरएचएम का जो कर्मचारी है उसको मात्र 15,000 रुपया मिलता है। इस नेक्सस को दूर करना होगा। यह सबसे बड़ा नेक्सस है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, कि इतना बड़ा नेक्सस कि एक व्यक्ति को एक काम करने के लिए 85,000 रुपया मिलता है और वही सेम काम करने के लिए एक व्यक्ति को 15,000 मिलता है। तो बताइए ये असमानता कैसे? और इतनी बड़ी असमानता, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, वो जजमेंट को भी यहां पे फॉल आउट कर गई, यानी कि बाईपास सरकारें कर जा रही हैं। और इसीलिए लोग सोचते हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं कि जब मुझे उस काम का 15,000 रुपये मिल रहा है तो मैं इस काम को क्यों करूं, मैं बेहतर तरीके से क्यों करूं। लोगों को मोटिवेट करना होगा, जो एम्प्लॉई है उनको मोटिवेट करना होगा, क्योंकि जानते होंगे आप कि जो ये काम हेल्थ जो है एक वेलफेयर का काम करने का काम करती है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इस बात पर छोड़ के जाता हूं कि बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।